स्टार्टअप और इन्वेस्टर का रिलेशन ऑलमोस्ट बीवी और हस्बैंड जितना ही है। जब इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या वो इन्वॉल्व रहते हैं? हम लोग टाइप के डॉक्टर हैं, जब कहीं नीड आई तब वहाँ पे दवाई लिख दी, अच्छा, जब नहीं आई चल रहा है तो चल रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है शार्क टैंक इंडिया का। आपका क्या इसका व्यू है? क्या ये नेगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है? शार्क टैंक एक ड्रामेटाइज वर्जन है ना, एक टेलीविजन वर्जन है कि फंडिंग कैसे होती है। तो मैं आपको ये चीज़ सोचता हूँ कि असलियत में हाँ फंडिंग ऐसी नहीं होती। एक फाउंडर ऐसा भी है जिसने फंडिंग लेती गाड़ी ले ली अपने नाम पे। अब इन्वेस्टर जब देख रहा है कि ये बैलेंस शीट में गाड़ी कहाँ से आ रखी है। जब आप गए थे आपने सोचा था कि एज ए इंटर्न गए थे या पहले ही सोच लिया नहीं भाई सीईओ बन के निकलूंगा ऐसा कुछ? हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आप एक कंपनी में एज ए इंटर्न गए तो उसके बाद उसी कंपनी के सीईओ बन जाते हो। मतलब क्या जर्नी रही, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक जर्नी यार बड़ी फैसिनेटिंग रही है। मतलब इंटर्नशिप जब मैंने करी थी तो ये सोच के करी थी कि कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, स्टार्टअप के बारे में कुछ ज्ञान मिलेगा, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि हुआ। इंटर्नशिप में मैंने वही करा। मतलब जो मेरी 2 महीने की समर इंटर्नशिप थी उसके बाद भी मैंने एक्सटेंड करा और फार्ड के साथ पार्ट टाइम काम भी करता रहा, राइट, मेरी कंपनी के साथ। तो फिर जब मैं कॉलेज ग्रेजुएट कर रहा था तब मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट डू दिस फुल टाइम, राइट, कि अगर यही चीज़ में मज़ा आ रहा है, फाउंडर से मिलके मज़ा आ रहा है, उस टाइम तक हमने फंडिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी, तो सभी सब चीज़ों में काफ़ी फन और काफ़ी थ्रिल दिख रहा था, तो क्यों ना करें। फिर मैंने ऑफ कोर्स कॉलेज के बाद फुल टाइम करा, तो देन आई बिकेम द थर्ड पार्टनर इन द कंपनी, राइट, एंड बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी। और वो जर्नी उसके बाद आई थिंक बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। पहले ऐसा लगता था कि यार कि ये सीईओ का टैग जो है उस पर लिव अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप 21 साल की उम्र में सीईओ बन जाते हो किसी कंपनी के, तो एक माइंड में थॉट आता है कि कैसे करोगे एग्जीक्यूट, कैसे करोगे डिलीवर, क्योंकि नाउ यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, आप और लोग के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, राइट। बट धीरे धीरे आई थिंक उसके बाद इट फेल्ट मोर लाइक कि यार एक के बाद एक चीज़ें आती रही, है ना, जैसे घड़ी चलती रहती, क्लॉक वर्क की तरह काम करा, है ना। वी हायर्ड पीपल, वी वर्क विद देम, डिपार्टमेंट सेटअप करे, प्रोसेसेस सेटअप करे। आई थिंक उसके साथ साथ सब कुछ सीखने को मिल गया। और अब तो इट्स मोर अबाउट लिविंग टू द एक्सपेक्टेशंस कि भाई हाँ आप सीईओ तो बन गए हो, बट आप कैसे आगे चीज़ें करना चाहोगे, राइट। सीईओ तो एक टैग है, उस टैग को आप आगे कैसे जस्टिफाई करोगे। तो वही चीज़ है, उसको ट्राई करते हैं लिव अप करने का। मतलब कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप आया ही लोगों की जर्नी को इम्पैक्ट करने था, और फार्ड से मुझे देखा कि मैं फाइनेंशियली उसको इम्पैक्ट कर सकता हूँ बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू द कंपनी। तो वहाँ से दैट रोल दैट आई एम डूइंग। और इनफैक्ट मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, राइट। तो उसके थ्रू आई वांट टू एम्पावर एजुकेशनली, वेयर आई कवर द स्टोरीज ऑफ अ लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, $1 million founders under the age of 30 who build out successful businesses, $1 million, in fact $1 billion companies right from college, and उनकी लाइफ केस स्टडीज़ प्रेजेंट करी हैं। तो आई थिंक ऐसी चीज़ों का एक मेरा विजन और एक मिशन लॉन्गर यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को राइट तरीके से इस कंट्री में प्रमोट करें, थ्रू एजुकेशनली, सोशली और फाइनेंशियली। वो एक जर्नी आज भी मैं लिव अप कर रहा हूँ। आपने कहा कि मतलब 21 साल की उम्र में आप बन गए थे सीईओ कंपनी के, तो फिर आप मतलब एज ए इंटर्न कब ज्वाइन हुए? मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर। कितने साल के थे उस टाइम? 18 साल का था मैं। 2016 में मैंने ज्वाइन करा, 2015 में आई वेंट टू कॉलेज, 2016 सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ज्वाइन करा, और 2018 तक मैं कंपनी का सीईओ बन गया था। अच्छा, मतलब कैसे हुआ? मतलब जब आप गए थे आपने सोचा था कि एज ए इंटर्न गए थे या पहले ही सोच लिया नहीं भाई सीईओ बन के निकलूंगा ऐसा कुछ? सोचता तो कोई कुछ भी नहीं है। आपने सोचा था आप मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट करोगे? नहीं सोचा था फिर ही हुआ। मैं सोच के चलता हूँ। 4 साल पहले नहीं सोचा था ना। 4 साल पहले नहीं सोचा था। तो आई थिंक लाइफ में वही है यार कि इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ना, चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। इनफैक्ट जो बुक में मैंने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का रिव्यू भी करा, उन सबसे ही मुझको ये सीखने को मिला है, दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। उसके बाद चीज़ें अपने आप वर्कआउट करती रहीं, ठीक है। तो आई थिंक वो चीज़ है, सोच जो है ना वो इट्स अ फिगमेंट ऑफ आर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपने जब तक चलना नहीं सीखा था, राइट, आपकी सोच में नहीं था कि चल भी सकते हैं।
है ना। आपने जब तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा था, आपकी सोच में नहीं था कि मैं खुद से भी जा सकता हूँ कहीं पे। तो सोच तो तभी होती है जब हमने कंटेंट बनाना सीखा था, हमने सोचा कि हम कभी कैमरा के सामने ऐसे बात कर सकते हैं। तो सोच तो जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, उसके साथ ही बढ़ती रहती है। आजकल ट्रेंड चल रहा है शार्क टैंक इंडिया का। मतलब जब से शार्क टैंक आया तब से मुझे लगता है कि घर घर में सब बनना चाहते हैं फाउंडर और एंटरप्रेन्योर। तो आपका क्या इस पर व्यू है? क्या ये नेगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है? देखो, मैं ना आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना चाहूँगा इस पर। मुझे लगता है शार्क टैंक जो काम है करने का, एंटरप्रेन्योरशिप को एटलीस्ट प्रमोट करने का काम बहुत ही अच्छा कर रहा है। ठीक है, राइट। क्योंकि वो घर घर जा रहा है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी हम देखते हैं कि ठीक है, लोगों की कंपनीज जो हैं वो शार्क टैंक पे आ रही है, फंड हो रही है ना। सीजन पहले पे सीजन में हमारे पास कमलेश थे, जुगाड़ू कमलेश, जिनकी कंपनी फंड हुई थी। फिर दरभंगा से लेडी सी झाजी स्टोर करके जिनका अचार फंड हुआ था, मेरे गांव के वो। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, है ना, जो कहाँ शहरों से आ रहे हैं, कितने गांव से आ रहे हैं और कंपनीज फंड हो रही हैं। तो आई थिंक वो एक, और सोनी के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है तो एक मास विजिबिलिटी भी है, प्राइम स्लॉट पर आ रहा है तो वो एक मास विजिबिलिटी भी है, उस हिसाब से काम अच्छा कर रहा है। बट मैं आपको सेकंड एक व्यू दूं कि क्या शार्क टैंक ही असली फंड रेस का वो है, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि शार्क टैंक एक ड्रामेटाइज वर्जन है ना, एक टेलीविजन वर्जन है कि फंडिंग कैसे होती है। बट रियल लाइफ सिनेरियो में, हाँ, सिंस मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, मैंने ऑलमोस्ट अब इस साल मेरे हम फाड़ के भी 10 साल हो जाएंगे, राइट। तो मैं आपको ये चीज़ सोचता हूँ कि असलियत में हाँ फंडिंग ऐसी नहीं होती है ना। डिलीजेंस होता है, कंपनीज का प्रोसेस होता है, काफ़ी वैल्यूएशन होती है, कॉल्स होती हैं। तो वो 1-1.5 घंटे की डिस्कशन को आप 10 मिनट में देखते हो, है ना। तो वो है कि हाँ, इट्स गुड टू गेट अ फर्स्ट इंसाइट या इंटरेस्ट कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है। पर उसके बाद हाँ, शार्क टैंक एक, और वो मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो ड्रामेटाइज वर्जन है। तो वो एक व्यू वैसा ही दिखा रहे जो लोगों में एक्सेप्टेबल है, बट एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंट होती है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वैल्यूएशन को ज़्यादा प्रमोट कर, मुझे लगता है ऐसा है। मतलब वैल्यूएशन को ज़्यादा प्रमोट करना, या लेट्स से कभी कभार होता है कि किसी इन्वेस्टर ने किसी वैल्यूएशन पर डाल रखा है तो उसको कम वैल्यूएशन में लेना, कम लिया। तो वो चीज़ें जो है ना रियल लाइफ सिनेरियो में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में आप एक इन्वेस्टर से अगर कहीं डाल रखे तो शायद कम वैल्यूएशन पे नहीं लोगे, यू वुड रिस्पेक्ट दैट इन्वेस्टर ऑल्सो, राइट, या यू वुड रिस्पेक्ट दैट फाउंडर ऑल्सो। क्योंकि अगर हमने कम वैल्यूएशन पे लिया तो उस फाउंडर के लिए लीगली एक क्लॉज ट्रिगर हो जाता है जिससे उसको ज़्यादा डाइल्यूशन पैसे देने पड़ते हैं। तो जिस इन्वेस्टर ने पहले डाल रखे थे हायर वैल्यूएशन पे, अगर उसका और कम लोअर वैल्यूएशन पे हो जाता है तो जो एडिशनल डाइल्यूशन जो उसकी जो माइनस होता है वो फाउंडर की जेब से जाता है। ओह अच्छा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को नहीं पता है। क्योंकि ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो इस इंडस्ट्री में, उन्हीं को ही पता है। बट हाँ, ये चीज़ें शार्क टैंक पर उस हिसाब से नहीं हो सकती। जब इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी, वो जो स्टार्टअप, उसमें क्या देखते हैं और एक फाउंडर में क्या देखते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर फाउंडरग्राफी में इन्वेस्ट करना हो तो आप फाउंडरग्राफी में क्या चीज़ देखोगे और मेरे में क्या देखोगे? या अभी चाय कितनी अच्छी है। नहीं, बट देखो, दैट बीइंग सेड, अगर मैं आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले बात करते हैं कंपनी में क्या देखते हैं, ठीक है। कंपनी में सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कि अगर आज मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो कल को 10 के 30 बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ग्रोथ पोटेंशियल जैसे स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं, स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ सकता है, अगर नहीं लिख रहा है कि कोई मोमेंटम या कोई मूवमेंट होगी, तो लगाने का फायदा नहीं, ठीक है। बस वो लिस्टेड है, उसमें आपको डेली पता चल जाता है, आपको ऐप पे पता चल जाता है, ये अनलिस्टेड है, इसमें टाइम लगता है प्राइस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहला यही है कि ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, जो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में देखते हो। फंडामेंटल्स क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब क्या है। सेकंड चीज़ आई देखना कि इस स्टार्टअप का कंपटीशन रिस्क क्या है ना। अब कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे उसका चाहे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होगी, फाउंडर्स अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, बट कंपटीशन इतना घेरा पड़ा है तो फिर ग्रो करना मुश्किल होता है। और जैसे आज की डेट में आप देख सकते हो कि रिटेल जो है, क्विक कॉमर्स रिटेल बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है। ये ब्लिंकिट भी है, जेप्टो भी है, इंस्टामार्ट भी है, अभी डंजो आपने देखा जो हाल चल रहा है ना, रिलायंस रिटेल भी है, बिग बास्केट भी है, सभी घुसे पड़े हैं। मतलब और नाम भी होंगे।
रीजनल प्लेयर्स भी हैं, फिर काफ़ी है। आप बहुत बोल दोगे तो नाम ही ख़त्म ही नहीं होंगे। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, मतलब नाम ही ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप उस मार्केट में अपना जगह कैसे बना सकते हो, मार्केट शेयर कैसे ग्रैब कर सकते हो, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है थर्ड चीज़ कि स्टार्टअप की अगेन टेक्नोलॉजी या कोई यूएसपी क्या है। अब देखो किसी भी स्टार्टअप का ना, आप देखोगे, हमने क्विक कॉमर्स की बात करी, टेक्निकली किसी कंपनी की कोई बहुत ज़्यादा यूएसपी नहीं है, बट यूएसपी रियल टाइम में डिफाइनिंग ये बन सकती है कि लेट्स से जेप्टो का डिलीवरी टाइम 10 मिनट्स है, ठीक है, ब्लिंकिट का डिलीवरी टाइम 18 मिनट है। ये यूएसपी होगी, ये यूएसपी होगी ना। अब आपको 10 मिनट में कोई चीज़ चाहिए, आपको 10 मिनट में जेप्टो पे मिल गई, आपको ब्लिंकिट पे 18 मिनट में मिली, तो नेक्स्ट टाइम आप कहाँ जाओगे? जेप्टो पे या जेप्टो पे जाओगे। तो एक ये यूएसपी हो गई। टेक्निकली काम दोनों सेम कर रहे हैं, बट एक छोटा सा फीचर है डिलीवरी टाइम। अब आपका एक डिलीवरी एक्सपीरियंस खराब रहा ब्लिंकिट के साथ, तो आप जेप्टो या स्विगी इंस्टामार्ट पे जाओगे। आपको कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं मिल रही जेप्टो पर, तो आप स्विगी और उस पर जाओगे। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है लेट्स से ब्लिंकिट पर हाई जाता जा रहा है, मतलब आप ज़्यादा आइटम्स कार्ड वहीं पे ऐड करते हो, तो आप जेप्टो से क्यों खरीदोगे? तो ये एक लॉन्ग टर्म रियल टाइम मोड्स, डिफेंसिबिलिटी मोड्स बनते हैं। ये स्टार्टअप कैसे बना रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक सेम, प्रोडक्ट सेम, बिजनेस करने का तरीका सेम, सब कुछ सेम। इनफैक्ट कई के तो डार्क स्टोर भी सेम होते हैं। अच्छा, हाँ, आधे स्टोर जेप्टो के, आधे स्टोर होते हैं। अच्छा होता है, सब कुछ सेम। क्या पता चल रहा है? मैंने देखा है कि वो दोनों में इन्वेस्टर भी लगभग सेम ही होते हैं। आपको चिप्स का पैकेट मिल रहा है, उस पर लिखा हुआ है ब्लिंकिट। बस ठीक है, आपने बता दिया कि मतलब स्टार्टअप में ये देखते हैं। एक फाउंडर में क्या देखते हैं? फाउंडर में ने मुझे लगता मतलब फाउंडर बताता हूँ आपको। फाउंडर में आई थिंक कंटिन्यूइंग फ्रॉम आवर लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहला वही देखते हैं कि टीम प्लेयर कितना अच्छा है। अगर वही है कि बात कुछ करता नहीं, बताता नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या फायदा है? देखो, स्टार्टअप और इन्वेस्टर का रिलेशन ऑलमोस्ट बीवी और हस्बैंड जितना ही है। ठीक है, बीवी और हस्बैंड में डाइवोर्स भी हो सकता है, यहाँ डाइवोर्स नहीं हो सकता। पर यहाँ डाइवोर्स नहीं हो सकता। आपने किसी कंपनी की इक्विटी होता है ना, वो मतलब जो इन्वेस्ट होते हैं वो मतलब एग्जिट हो जाते हैं, नया इन्वेस्टर आता है, ऐसा नहीं, बट वो डाइवोर्स नहीं हुआ ना। एग्जिट तो डाइवोर्स एग्जिट हो गया। एग्जिट में क्या, आपके पास पैसा वापस आ गया। अब डाइवोर्स में क्या हुआ? डाइवोर्स में मतलब आप लोग का रिलेशन ही खत्म हो गया। एग्जिट में आपके पास पैसा वापस आ गया या कुछ हुआ, कुछ तो आपको मिला। तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो गया, कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ जैसा है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ में आपके पास टाइम है जानने का एक दूसरे को। आपके स्टार्टअप में टाइम ही कहाँ है? आप किसी रैंडम बंदे को मिलते हो, 3 बार ही मिल लोगे, 4 बार ही मिल लोगे, फिर भी आप उस पर पैसा लगाना है। 3-4 बार मिल के आप उसको कह सकते हो कि वो मेरा दोस्त है? कहाँ कह सकते हो? सबसे बड़ा रिस्क वही है। तो पार्टिसिपेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा फाउंडर पे ही लगता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अर्ली स्टेज में। अब अर्ली स्टेज में आप लेट्स से कह रहे हो फाउंडर्स ग्राफी पे पैसा लगाना है, तो भाई मैं फाउंडर्स ग्राफी को शायद उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इतना ना जानूं जितना मैं आपको जानता हूँ। वो आप भी बात सच कह सकते हो। मेरे को रेवेन्यू स्ट्रीम्स या कुछ इतना पता भी नहीं है। मुझे सुजीत पता है, मैं उसको जानता हूँ लास्ट 3-4 साल से, उस पे कर सकते हैं इन्वेस्ट। ठीक है, फिर चेक आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा, कैंसिल चेक। तो उस पे वैसा लग सकता है। तो वही टीम प्लेयर होना, अच्छे से अपडेट कर रहा है, लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं, क्योंकि स्टार्टअप कोई भी एक दिन में तो बना नहीं है, परसिस्टेंस है। इनफैक्ट मेरी बुक में ये भी मेरे को और लोगों से जानने को मिला, परसिस्टेंस बहुत मैटर करती है यार। किसी ने भी एक दिन में धंधा नहीं बनाया। अगर आप कुछ नाम गेस कर पाए जो मैं बता रहा था, आप उन लोगों से वैलिडेट कर सकते हो कि किसी ने भी एक दिन में धंधा नहीं बनाया। सब कुछ गेस्ट आएंगे हमारे सीरीज में। तो काफी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक दिन में कोई स्टार्टअप नहीं होना। मेरे को ऑल्दो आई एम स्टिल 27, मेरे को 9 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में यार। 18 साल की उम्र में आ गया था इस इंडस्ट्री में, 9 साल मेरे को हो गए। तो आपने कहा कि मतलब इन्वेस्टर देखते 10 रुपये का 30 रुपये कैसे बन जाता है, तो मतलब इन्वेस्टर कमाते कैसे? मोस्टली एग्जिट से ही कमाते हैं या कुछ और भी जो होता है? एग्जिट हो गया और कुछ कंपनी जो प्रॉफिटेबल हो जाती हैं वो धीरे धीरे बीच में डिविडेंड्स भी देती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। अच्छा, पर बहुत कम होता है ये प्रॉफिट। इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी और स्टार्टअप इतना ही दूर है जितना गुड़गांव और नोएडा। या फिर प्रॉफिट हो तो मतलब नितिन कामत जैसे
जीरोधा तब हाँ उस टाइप की देखो कंपनीज जो है ना वो 1 in a million निकलती हैं। आप अगर जैसे बोलो ज़ीरोधा के अलावा आप मुझे बता दो कंपनीज बहुत सारी इंडिया में जो उस लेवल का प्रॉफिट और उस लेवल का रेवेन्यू कमा रही है। जो हो बहुत जो बस 2Z अब जोहो भी आप मैं बोल दूँ आप इंडियन कंपनी बोलो तो जोहो टेक्निकली यूएस से कमा रही है। हाँ उसका फाउंडर इंडियन है। हाँ फाउंडर इंडियन है श्रीधर वेमू टीम ज़्यादा यूएस में बैठती है। मैं नहीं कह रहा इट्स एन इंडियन स्टार्टअप। चलो ज़ीरोधा जोहो और बताओ कम ही है ना गिनती के नाम है। अब मैं 1-2 नाम मैं आपको और भी बता दूंगा जो उसमें लिस्ट में हो जाएंगे बट है नाम गिनती के वही दिक्कत है। तो इसलिए डिविडेंड्स नहीं मोस्टली एग्जिट से ही पैसा आता है इंडिया। एग्जिट से ही आता है। अच्छा तो ये लोग क्या मतलब चलता रहता है कि एक इन्वेस्ट आया एग्जिट हुआ नया इन्वेस्ट आया उसने भी अपना नया वैल्यूएशन पे गए फिर से ये लूप चलता रहेगा। ये लूप चलता रहेगा। बिल्कुल इंडिया में एग्जिट आने का देखो 3-4 तरीकों से एग्जिट आता है। एक है जिसको आप बोलते हो जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी सेल। मैंने प्राइमरी में डाला आपने क्या करा फाउंडर के शेयर्स नहीं खरीदे मेरे से खरीद लिया आपने मेरे शेयर्स। अच्छा मैंने आपको बेच दिया। अच्छा है ना आपने किसी और को बेच दिया आगे शेयर मार्केट जैसा थोड़ा बहुत सेकेंडरी मार्केट। हाँ शेयर मार्केट में ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है क्योंकि शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ बायर देयर इज ऑलवेज अ सेलर देयर इज अ प्राइस। स्टार्टअप में क्या बायर और सेलर ढूंढने में टाइम लग जाता है कि बायर की सेलर तो है बेचने वाला तो है बट बायर कहाँ से लेके आए वो चीज़। तो एक वो तरीका हो गया विच इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। एक तरीका हो गया कंपनी एक्वायर हो गई तो कंपनी ने खरीद ली है। एक हो गया जिससे मैं कह रहा था आपको बाय बैक जिसमें क्या कह रहा है फाउंडर्स ने आपसे शेयर्स खरीद लिए सारे। अच्छा कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई मेरे पास बहुत पैसा आ गया मैं आपसे वापस ले लेता हूँ। मतलब जो भी इन्वेस्टर आते हैं मोस्टली वो मतलब एग्जिट के बेसिस पे आते हैं कि इसको हमें एग्जिट करवाना है मतलब एग्जिट निकलना है। ऑफ कोर्स यार आप अपने स्टार्टअप में पैसे लगा रहे हो आप देखोगे नहीं कि मैं पैसे वापस कैसे ले सकता हूँ। इट्स एन इन्वेस्टमेंट है इट्स अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म नहीं हुआ ना शायद मे बी लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है अगर मतलब एक इन्वेस्टर है स्टार्टअप है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कैसे हो सकती है प्रॉफिटेबल से ही या आई थिंक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखो यही है ना कि एग्जिट भी आपका एक दिन में थोड़ा ना आ रहा है। एग्जिट में भी 3 से 5 साल लगते हैं इंडिया में आने में। अच्छा क्योंकि थिंग इज एग्जिट आपको चलो बायर सेलर भी मिल गया प्राइस है आपके पास। मैंने आपसे एक साल आज ही खरीदा है मैंने आज ही लेट्स से फाउंडर से शेयर्स खरीदे हैं उसके प्राइमरी कंपनी में इन्वेस्ट करा है। ठीक है 1 साल बाद भी कंपनी कितना ग्रो कर लेगी पैसों से बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं। स्टार्टअप ग्रो करने में भी 3 से 4 साल लगते हैं। तो जब तक प्राइस ही नहीं बढ़ेगा प्राइस इज इक्वल टू ग्रोथ। जब तक ग्रोथ ही नहीं होगी प्राइस नहीं बढ़ेगा तो मैं बेचना ही नहीं चाहूँगा। जब इन्वेस्टर मतलब स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या वो इन्वॉल्व रहते हैं मतलब स्टार्टअप ग्रो करने में उनकी टीम कोई आती है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये या बस मतलब पैसा दे दिया बोलते हैं कि ठीक है भाई पैसा लो अपना बनाओ। मैं वही कह रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों एक हाँ भी है और ना भी है। आपके दोनों पहलू ऑफ द क्वेश्चंस हैं ये दोनों ट्रू हैं। ये भी होता है पहला वाला पहलू भी होता है जहाँ पे वो डेडिकेटेडली काम करते हैं ठीक है ना और दूसरा पहलू भी होता है। पर देखो कोई भी इन्वेस्टर जो है ना वो ऐसा बैठ के आपका को फाउंडर की जगह नहीं ले सकता। वो आपकी टीम का पार्ट नहीं बन सकता कोर टीम का पार्ट। वो आपका एक एडवाइजर बन सकता है वो आपको ठीक है इंट्रोडक्शंस कर सकता है हेल्प कर सकता है हायरिंग में हेल्प करता है। और वो मोस्टली वाले टाइप की इन्वेस्टर्स होते हैं जो मोटा पैसा लगाते हैं क्योंकि उनका स्टेक भी मोटा होता है। जितना मोटा स्टेक मेरा उतना वेस्टेड इंटरेस्ट की इसकी हेल्प करनी है भाई। मेरा 30% है इस कंपनी में अगर डूब गई तो मेरा हाँ। बट जो अर्ली स्टेज है बहुत सारे जैसे हम जैसे लोग हैं हमने ऑलमोस्ट अब 117 कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। अगर मैं रोज किसी को हेल्प करने जाऊँ तो भी मेरे को 3 महीने से ऊपर लग जाएगा। 4 महीने में जाके मेरा सारी कॉल्स खत्म होंगे और सबसे एक दिन भी कॉल करूँगा। तो इसलिए हम लोग टाइप के डॉक्टर हैं जब कहीं नीड आई तब वहाँ पे दवाई लिख दी। अच्छा जब जब नहीं आई चल रहा है तो चल रहा है। और हर कंपनी में हम डेली अब इंटरफेयर भी क्या करें क्योंकि कुछ कंपनी उस लेवल की हो चुकी है ना जैसे ब्लू स्मार्ट हमने इन्वेस्ट करा अब वो उस लेवल की हो चुकी है उसको जाके क्या पूछे आपको कस्टमर एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है आपको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है हम हेल्प कर देते हैं है ना। हमने केरला बनाना चलो हमने शार्क टैंक का नाम लिया हमने एक शार्क टैंक में कंपनी थी केरला बनाना चिप्स सबसे पहली डील थी वो शार्क टैंक में जो पिच हुई थी। अच्छा सबसे पहली डील सबसे पहली आई डील थी वो दूसरी थी सबसे पहले पिच जो हुई थी ऑफ द वाज केरला बनाना चिप्स। उस कंपनी में हमने शार्क टैंक के बाद पैसा लगाया था। अच्छा बहुत अच्छा कर रही है आज की डेट। एग्जिट हो गया नहीं अभी तो थोड़ा टाइम है सही कर रही है बट कम बहुत अच्छा कर रही है बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। देव ऑलमोस्ट ग्रोन यू कैन से 20 times आफ्टर शार्क टैंक बट दे हैड अ विनिंग प्रोडक्ट। ऐसा नहीं था कि मतलब मार्केटिंग ने डेफिनेटली हेल्प करा बट आज की डेट में अब तो
कितने सीजन हो गए, वो तो फर्स्ट सीजन पे आया season पे आया था. था. इट्स अबाउट द प्रोडक्ट. चलो एनी विच वेज, अब ऐसी कुछ कंपनी है जो इतना अच्छा कर रही है कि हम इन्वॉल्व नहीं होते, तो हम तो दवा वाला डॉक्टर वाला काम करते हैं. जहाँ लीड लगा वहाँ पे हेल्प करी, जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे ग्रो करते रहे. तो इन्वेस्टर्स करते भी हैं, नहीं भी करते, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, कंपनी टू कंपनी, स्टेक टू स्टेक. जहाँ मोटा पैसा लगा है, मोटा स्टेक है, वहाँ थोड़ा सा आप ट्राई करोगे हेल्प करने का. बट अगेन दैट बीइंग सेड, गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठा कौन है? फाउंडर, है ना. हम बैठे हैं बैक सीट पे. हम कितना भी चीज़ कर ले ना, हम आपको रास्ते बता दें, गूगल मैप्स बता दें, अच्छा लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, अच्छा आपके पेट्रोल की टैंकी में इतना कम है. गाड़ी कौन चला रहा है? फाउंडर्स. और गाड़ी वो चलाने भी आपको चाहिए. क्योंकि अगर मेरे को ही बिजनेस करना होता तो मैं तो तेरे को फंडिंग क्यों देता? मैं खुद को दे देता. खुद को दे देता. इसी फंडिंग लेने के बाद मतलब फाउंडर्स जो होते हैं वो क्या क्या गलतियाँ जो करते हैं वो मोस्टली करते हैं आपके साथ? आई थिंक एक या दो. फंडिंग लेने के बाद सबसे दो बड़ी गलतियां बताता हूँ. पहली गलती वही है कि वही बता रहा कि बिना ऐशो आराम, बिना करते हैं? होते हैं. ओह, अच्छा. एक फाउंडर ऐसा भी है जिसने फंडिंग लेती गाड़ी ले ली अपने नाम पे. अब इन्वेस्टर जब देख रहा है कि ये बैलेंस शीट में गाड़ी कहाँ से आ रखी है, ये सब वो भी करते हैं ना. नाम अपने पे ले रखी है और लोन कंपनी पे चढ़ा रखा है. बट ये ना नाम के इनका जोमेटो का फाउंडर, उन्होंने कहा था कि जब फंडिंग आती तो मेरी एक गाड़ी ले लेता हूँ पहले. नहीं देखो, उन लेवल के लोग आप वहाँ ले रहे हो तो उसने आपने उस तरह की वेल्थ बनाई वो है. तो लेवल अब बना है ना. हाँ, बट जब स्टार्टिंग में आप 1 करोड़ उठा रहे हो तो भाई साहब कहाँ से आप गाड़ी ले लोगे उसमें? ठीक. तो वो चीज़ है कि वो कंपनी का पैसा है. जोमेटो दीपिंदर ने अगर बनाई है तो वो पर्सनल वेल्थ से गाड़ी ली है. कंपनी के पैसों से वो आज भी गाड़ी नहीं ले सकते, बिकॉज दैट मनी इज गिवन फॉर बिजनेस. दैट मनी इज नॉट गिवन फॉर योर ओन पर्सनल वो. उससे आप इन्वेस्टर का पैसे नहीं दे सकते. आप इक्विटी किस में दे रहे हो? कंपनी में ना. तो जब आप पैसे आप अपनी गाड़ी खरीद रहे हो उसमें क्या अपनी लाइफ में इक्विटी दोगे आप इन्वेस्टर को? नहीं. किस बेसिस पर? वो तो आप कभी भी नहीं कर सकते. ठीक है, वो तो कमाया, वो तो स्टेक्स बेच के कमाया उसने. इन्वेस्टर पैसा लिया तो उसने अपना स्टेक बेचा होगा किसी इन्वेस्टर को, फिर पैसे कमाए. जैसे नील ग्रोवर ने कहा था कि मैंने गाड़ियां खरीदी नहीं. इनफैक्ट उसने अपनी बुक के बारे में बात करा है कि हर राउंड के बाद मैंने भी पैसे निकाले अपने. ठीक है, जो कि ठीक भी लगता है मुझे, क्योंकि फाउंडर स्टार्टिंग में खुद अपने आप को पे नहीं करता, कभी तो कभी ना पे करेगा. मुझे लगता है वो ठीक है. चलो एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सबसे पहली गलती ये है ऐशो आराम नहीं, बट मोर देन की कुछ प्लान के साथ नहीं. पैसा कहीं भी जा रहा है. मार्केटिंग में चाहे 10 लाख रुपए नहीं 1 लाख रुपए नीडेड है, पर 10 जा रहा है. वो चीज़ होता है. एक चीज़ ये होगी. और सेकंड चीज़ ये होगी ना, पैसे के बाद ना हम ना खर्चे कितने कितने होंगे ये सोचना पहले कर लेते हैं. हम कभी भी ये नहीं बनाते कि खर्चे लीस्ट मिनिमल कितने हो सकते हैं. हम कभी भी बेंचमार्क नहीं करते. और फाउंडर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इस चीज़ में सबसे लोएस्ट खर्चा कौन सा है या सबसे लोएस्ट ऑप्शन कौन सा है. कि अगर चाहे 10 रुपये 20 रुपये और 30 रुपये की है तो मैं 30 की क्यों खरीद रहा हूँ? चाहे मेरे पास जेब में 100 रुपये, मैं 10 की क्यों नहीं खरीद रहा? दिस इज अ माइंडसेट प्रॉब्लम. जब आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है ना तो आप महंगी चीज़ें खरीदते हो. पर्सनल लाइफ में भी होता है वैसा. तो आप महंगी चीज़ें खरीदते हो. आपका वो जो एक सस्ता वाला होता है ना वो जल्दी निकलता है. जब आप ब्रोक होते हो तो आप हमेशा सस्ती चीज़ें ढूंढते हो. चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, वो जाना है. सही रहता है. सक्सेसफुल बनने के लिए एक कौन सी हैबिट होनी चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक मेरे लिए ना सबसे डेड बोरिंग हैबिट, और जो लोग को लगता है कि यार अच्छा ये चीज़ भी होती है, इज कंसिस्टेंसी. लाइफ में सक्सेसफुल लोगों में कंसिस्टेंसी बहुत है यार. मतलब it's a very popular saying also ना कि successful people do the boring things every day and then so thing is कि people when they get bored they forget doing it. They don't do it, they ignore it. Successful people keep doing it. If I have to wake up at 5 a.m. I have to wake up at 5 a.m. चाहे उससे कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ दिन नहीं भी होता. If I have to let's say not eat junk food, I don't have to eat junk food. है ना. अगर let's say मुझे डेली मेडिटेशन करना है, फिटनेस पे ध्यान देना, तो डेली देना ही है. चाहे मेरा उस दिन से एक दिन से मोटापा कम ना हो. जो सोच लिया वो हाँ, परसिस्टेंटली करो, कंसिस्टेंट करो. सेम विद कंटेंट, सेम विद एवरीथिंग इन लाइफ. वो एक्टिविटी को करना बहुत टफ है और सक्सेसफुल लोग वही करते हो. अब जैसे आप कहोगे यार मैं तो लेट्स से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, मैं फिटनेस पे ध्यान कैसे दूँ?
लोग देते हैं यार, लोग रहते हैं उन, मेरे फ्रेंड्स हैं वो रहते हैं उन होटल्स में जहाँ पे जिम्स होते हैं, या वो ऐसी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जो हर जगह खुले हैं। ऐसे सारे बहुत सारे जिम चेन्स हैं जो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो ऐसी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ताकि वहाँ पे भी जाके कर सकें। जो लोग पैशनेट है ना, पैशनेट होना चाहिए। वो पैशन सिर्फ ये नहीं कि रिजल्ट ओरिएंटेड है या गोल ओरिएंटेड है कि आपको गोल दिखा तभी आपने करा, करते रहना चाहिए।